नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे एजीआर और टेलीकॉम सेक्टर, भारत चीन संबंध और भारत के विकल्प, एनसीआरबी 2020 रिपोर्ट, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक और ऑकस सिक्योरिटी ग्रुपिंग पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे एजीआर और टेलीकॉम सेक्टर पर। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में जारी तनाव को दूर करने के लिए कुछ नवीन सुधारों को जारी किया गया है। इस नवीन सुधार के माध्यम से एजीआर की परिभाषा में बदलाव किए गए हैं और इसमें जो नॉन टैरिफ राजस्व था उसको बाहर कर दिया गया है। यानी एजीआर की परिभाषा में अब गैर टैरिफ राजस्व को बाहर किया गया है। साथ ही साथ एजीआर का भुगतान करने के लिए 4 वर्ष का समय दिया गया है। इसके अतिरिक्त टेलीकॉम सेक्टर में नवीन कंपनियों के आगमन को प्रोत्साहित करने के लिए ऑटोमेटिक रूप से 49% एफडीआई के स्थान पर अब 100% एफडीआई को सहमति दी गई है। और साथ ही साथ जो उपभोक्ता प्रीपेड से पोस्टपेड की तरफ जाना चाहते हैं अथवा पोस्टपेड से प्रीपेड की तरफ जाना चाहते हैं, अब उनके लिए नवीन केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं रह गई है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा स्पेक्ट्रम की बिक्री की जाती है उसके संदर्भ में भी एक निश्चित कैलेंडर स्वीकार किया गया है और भविष्य में जब 5G स्पेक्ट्रम की बिक्री की जाएगी तो इसमें कुछ और नवीन सुधारों को भी प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार से सरकार ने विविध प्रकार के टेलीकॉम सुधारों को लागू किया है, जिसका टेलीकॉम सेक्टर द्वारा स्वागत भी किया गया है। हालांकि इसके संदर्भ में अभी भी कुछ ऐसी चुनौतियां बरकरार हैं जिसे ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एजीआर की परिभाषा में जो बदलाव किए गए हैं वह मुख्य रूप से भविष्य की तिथि से लागू होंगे, यानी यह भविष्य की योजनाओं पर लागू हो रहे हैं। यानी इससे पहले की जो देनदारियां हैं वह अभी भी लागू रहेंगी, जिससे अभी भी टेलीकॉम सेक्टर में जो लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का बकाया है वह बाकी रह जाता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 में एजीआर की सरकारी परिभाषा को बनाकर रखा गया था और साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनियों को इसका भुगतान करने के लिए 10 वर्ष भी दिए गए थे। यह अवधि 2021 अप्रैल से शुरू होने जा रही थी। हालांकि चूंकि अब एजीआर भुगतान के लिए 4 वर्ष का मोराटोरियम यानी अधिस्थगन दिया गया है, किंतु इसमें भी टेलीकॉम कंपनियों को ब्याज देते रहने की शर्त को जोड़ दिया गया है, जिससे इनकी चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी पृष्ठभूमि में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं एजीआर की तो ये क्या होता है। एजीआर, जिसे अंग्रेजी में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या हिंदी में समायोजित सकल राजस्व कहा जाता है, वह मुख्य रूप से सरकार और दूर संचार कंपनियों के बीच एक प्रकार का शुल्क साझाकरण तंत्र है, जो 1999 में निश्चित लाइसेंस शुल्क मॉडल से राजस्व साझाकरण शुल्क मॉडल में स्थानांतरित हो गया था। इसमें दूरसंचार कंपनियों को सरकार के साथ अपने एजीआर का एक निश्चित प्रतिशत साझा करना होता है। आपको ये समझना है कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के तहत दूरसंचार क्षेत्र को उदार बनाया गया था, जिसके बाद कंपनियों को एक निश्चित लाइसेंस शुल्क के बदले में लाइसेंस जारी किए गए थे। स्थिर निश्चित लाइसेंस शुल्क से राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने 1999 में एक नवीन तंत्र को लागू किया, जिसके तहत 1999 में सरकार इस नवीन विकल्प के साथ सामने आई कि अब लाइसेंसधारी राजस्व बंटवारे के संबंध में एक नवीन मॉडल को अपना सकते हैं, जिसके तहत मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर अपने एजीआर यानी समायोजित सकल राजस्व का एक वार्षिक प्रतिशत लाइसेंस फीस यानी लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में सरकार के साथ साझा कर सकते हैं।
इसके माध्यम से जो एक पहले निश्चित वार्षिक फीस अदा करनी होती थी, अब उसके स्थान पर एजीआर मॉडल को अपना लिया गया था। हालांकि जो इस प्रकार का एजीआर मॉडल सरकार के द्वारा अपनाया गया, उसकी परिभाषा किस प्रकार से होनी चाहिए वह शुरू से ही विवादित रहा है। मूल रूप से यह मामला 1994 से आगे बढ़ते हुए 2005 में गया, जब 2005 में सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एजीआर गणना के लिए सरकार की परिभाषा को चुनौती दी और कंपनियों ने दावा किया कि जब हम बात करते हैं एजीआर की, तो उसमें केवल मुख्य सेवाओं से अर्जित राजस्व शामिल होना चाहिए, न कि किसी निवेश या अचल संपत्तियों की बिक्री पर प्राप्त होने वाला लाभ। किंतु दूरसंचार विभाग ने इसके विपरीत यह दावा किया था कि जब बात होगी एजीआर की, तो इसमें दूरसंचार और गैर दूरसंचार सेवाओं दोनों से प्राप्त होने वाले राजस्व को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। यानी आप टेलीकॉम सेवाओं से जो लाभ प्राप्त करेंगे वह तो शामिल होगा ही, साथ ही साथ जो आपके पास परिसंपत्ति है, स्थायी या दूसरे प्रकार की, आपने किसी उपकरण आदि को किराए पर दे रखा है, इसको भी लाभ को इसमें शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसमें संपत्तियों की बिक्री पर होने वाले लाभांश, ब्याज की आय को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा दूरसंचार विभाग का कहना था। मामला अंततः कोर्ट में जाता है और 2015 में इसके संदर्भ में एक फैसला आता है, जिसमें दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण के द्वारा दूरसंचार कंपनियों के पक्ष में मामले पर रोक लगा दी जाती है और ये कहा जाता है कि एजीआर में पूंजीगत प्राप्तियों और गैर प्रमुख स्रोतों से राजस्व जैसे कि किराया, अचल संपत्तियों की बिक्री पर होने वाला लाभ, लाभांश, ब्याज और विविध आय को छोड़कर अन्य प्राप्तियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। यानी जो हमारी दूरसंचार क्षेत्र से आय हो रही है, उसको ही एजीआर की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। किंतु 2019 में फिर से मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में जो पहले दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला था, उसको खारिज कर दिया और अंततः जो दूरसंचार विभाग ने जो परिभाषा निर्धारित की थी एजीआर की, उसको ही बरकरार रख दिया था। इस प्रकार से सरकार की परिभाषा के अनुसार एजीआर में जो मूल दूरसंचार क्षेत्र से लाभ हो रहा है वह तो शामिल होगा ही, साथ ही साथ इसमें जो गैर प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें किराया प्राप्तियां, लाभांश आय, कंपनी के पास मौजूद दूरसंचार लाइसेंस से होने वाली अन्य किसी गतिविधि से होने वाली आय को भी एजीआर में शामिल किया जाना प्रस्तावित कर दिया था। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों को इस बकाये एजीआर का भुगतान करने के लिए 20 साल की समय सीमा दी गई थी, किंतु कोर्ट ने इसे कम कर दिया और इसे मात्र 10 साल तक ही सीमित कर दिया था। न्यायालय ने इसके तहत यह आदेश जारी किया कि दूरसंचार ऑपरेटर 31 मार्च तक दूरसंचार विभाग की मांग के अनुसार कुल बकाये का 10% भुगतान करेंगे और इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2031 तक वार्षिक किस्तों का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार से इस किस्त में चूक होती है तो वह अवमानना के संदर्भ में दंडनीय हो सकता है। इस प्रकार से दूरसंचार कंपनियों को एजीआर के बकाया का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया, किंतु इससे एजीआर कंपनियों पर भारी वित्तीय प्रभाव देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद यह अनुमान लगाया गया कि जो दूरसंचार ऑपरेटर हैं, उन पर सरकार का लगभग 92,000 करोड़ रुपए केवल लाइसेंस शुल्क पर बैक चार्ज, ब्याज और जुर्माने में ही बकाया है, जो कई कंपनियों को दिवाला बना सकता है। इस संदर्भ में हमें यह भी देखना होगा कि एक तरफ तो टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया राशि का भुगतान करने का दबाव है, वहीं दूसरी ओर बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर रही हैं और इसके बदले में वह उपयोगकर्ता से अधिक राजस्व भी नहीं वसूल पा रही हैं, जिसके चलते उनकी चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से केंद्र सरकार ने एजीआर का भुगतान किए जाने के संदर्भ में भविष्य में दूरसंचार कंपनियों को जो राहत प्रदान की है, उसका स्वागत किया गया है। हालांकि इसके साथ ही कुछ अन्य ऐसे सुधार हैं जो दूरसंचार क्षेत्र में किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि दूरसंचार क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए
सेवा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही साथ दूरसंचार क्षेत्र में और संसाधनों का निर्माण किया जा सके, इसके लिए भी नई ढांचागत नीति को अपनाने की आवश्यकता है। हमें दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करना होगा और इसके लिए सरकार को एक दीर्घकालिक विजन प्लान यानी दृष्टि योजना के साथ सामने आने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि किस प्रकार से सरकारों के द्वारा 2015 और उसके बाद से डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाया गया है और यदि इस प्रकार की डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से हम भारत का डिजिटल सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार को दूरसंचार क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पर्याप्त कदम को उठाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे भारत चीन संबंध और भारत के विकल्प की। जून 2020 की गलवान घाटी की घटना को 15 महीने बीत चुके हैं। इसके बावजूद हम सीमा पर तनाव देख सकते हैं। भारत द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि 15 माह होने के बावजूद जो सीमा पर तनाव देखे गए हैं उसकी पृष्ठभूमि में हम सीमा पर अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति को बहाल कर सकें। हालांकि अभी भी इसमें चीन के द्वारा अधिक उत्साह नहीं दिखाया जा रहा है, जो चीन की आक्रामकता को ही दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से हमें समझना होगा कि भारत और चीन के मध्य किस प्रकार से 1950 के बाद से ही विविध प्रकार के तनाव देखे जा सकते हैं, जिसमें 1962 के युद्ध के साथ ही 1959 में जो दलाई लामा का भारत में आगमन देखा गया और तिब्बत की निर्वासित सरकार को भारत द्वारा जिस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया, उसके बाद से ही तनाव और ज्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि तनावों के बावजूद भारत और चीन के द्वारा तनावों को पृष्ठभूमि में रखते हुए संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया गया है, जिसके तहत मुख्य रूप से इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि किस तरीके से सीमा विवादों का निर्धारण भविष्य की पीढ़ियों द्वारा किया जा सकता है और हम अन्य दूसरे मामलों पर संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। 2020 की गलवान घाटी से पहले हमने इसी प्रकार के संबंधों को आगे बढ़ाया था, जिसके चलते हमने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई क्षेत्रों में चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाया है। इसके तहत दोनों के मध्य जो व्यापार है वह $100 बिलियन से अधिक का देखा जा सकता है और भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के द्वारा 2014 से 2019 के काल में भी कई बार वार्ताएं की गई थीं। साथ ही साथ दोनों देशों के द्वारा कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ को मनाए जाने के लिए उत्साहपूर्वक 70 संयुक्त गतिविधियों में भी भाग लेने की बात कही गई थी। हालांकि 2020 की घटना ने इनको काफी कुछ बदल दिया है। हमें समझना होगा कि किस प्रकार से 2020 से पहले चीन के द्वारा भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में $26 बिलियन से अधिक का निवेश किया गया था और भारत और चीन दोनों मिलकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आदि पर सहयोग कर रहे थे। इसमें ब्रिक्स, रिक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आदि का उदाहरण देखा जा सकता है। हालांकि सहयोग के बावजूद हम सीमा क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को देख रहे हैं। इसके तहत चीन ने एक नीति के माध्यम से छोटे छोटे कदम बढ़ाकर मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र में भूमि को हड़पा है और अनुमानों से ये पता लगाया जाता है कि किस प्रकार से वर्तमान में लगभग 900 वर्ग किलोमीटर से अधिक का लद्दाख क्षेत्र चीनी नियंत्रण में हो गया है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से चीन ने गलवान नदी घाटी और श्योक नदी घाटी में अवस्थित क्षेत्रों में अपने को मजबूती से स्थापित किया है और इससे भारत की मुख्य भूमि तक उसकी पहुंच आसान हो गई है। हमें यह भी समझना होगा कि यदि हम सीमा विवाद का निर्धारण भविष्य में करेंगे तो इसमें भी चीन का ही पड़ला भारी होगा, क्योंकि ज्यादातर भूमि पर उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से हाल के वर्षों में चीन द्वारा अर्थव्यवस्था विकास में बेहतरीन कार्य किया गया है, जिससे भारत के लिए विकल्प सीमित हो जाते हैं। यदि हम ऐतिहासिक रूप से भारत चीन संबंधों को देखें तो 1988 के काल में जब राजीव गांधी के द्वारा चीन की यात्रा की गई तो तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग के द्वारा यह कहा गया था कि किस प्रकार से 21वीं शताब्दी भारत और चीन की शताब्दी हो सकती है और इसके लिए हमें मिलकर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि वर्तमान में चीन द्वारा जिस प्रकार से आक्रामकता से कार्य किया जा रहा है वह इस बात को दर्शाता है कि वह 21वीं शताब्दी को केवल चीन की शताब्दी के लिए ही कार्य कर रहा है।
इसके तहत हमें चीनी आक्रामकता का सामना करने के लिए कार्य किए जाने की जरूरत है और भारत ने इसके संदर्भ में कुछ उपायों को भी अपनाया है। इसके तहत अनेक चीनी एप्लीकेशंस को भारत में बैन किया गया, अवसंरचनागत चीनी निवेश पर पाबंदी लगाई गई, 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से चीनी कंपनियों को बाहर भी किया गया है। हालांकि प्रतिबंधों के बावजूद हमें समझना होगा कि किस प्रकार से अभी भी अनेक क्षेत्रों में हम चीन पर ही निर्भर हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोटिव पार्ट्स, माइक्रोचिप्स और सोलर पैनल आदि की आपूर्ति किए जाने के संदर्भ में हम चीन पर ही निर्भर हो जाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से यदि हम चीनी वस्तुओं और निवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देते हैं तो वह अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था पर ही नकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि जो चीन से कुल भारतीय आयात किया जाता है उसमें कुल चीनी निर्यात का हिस्सा 3% ही है और इस रूप में यदि हम इसको शून्य भी कर देंगे तो इसका चीन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस प्रकार से भारत के लिए आर्थिक संदर्भों में तो विकल्प कम है, किंतु हम रणनीतिक रूप से अन्य विकल्पों को तलाश सकते हैं। मुख्य रूप से भारत द्वारा इसके तहत बहुपक्षीयता के आधार पर आगे बढ़ा गया है, जिसमें लाइक माइंडेड कंट्रीज यानी समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया गया है, जिसमें क्वाड का विकल्प दिया जा सकता है। भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में जो सागर पहल आदि के माध्यम से विविध प्रकार की पहलों को किया है, इसको भी उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जिसको और बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट पर। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा 2020 में नवीन रिपोर्ट को प्रदर्शित किया गया है, जिसके माध्यम से 2020 के काल में हुए अपराधों के संदर्भ में आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से न केवल इस बात को दर्शाया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि पर किस प्रकार के अपराध देखे गए हैं, साथ ही साथ महिला आदि पर किए जाने वाले अपराधों को भी सामने रखा गया है। इसके तहत इस बात को सामने लाया गया है कि किस प्रकार से 2019 की तुलना में 2020 में मामलों के पंजीकरण में 28% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि मुख्य रूप से इसमें ऐसे मामले देखे गए हैं जिनका संबंध लोक सेवक के द्वारा विधिवत रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा के मामलों में देखा गया है और अन्य राज्य स्थानीय कानूनों के उल्लंघन के रूप में देखा गया है। इसके तहत जो अनुसूचित जाति से संबंधित अपराधों की संख्या है उसमें लगभग 9.4% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों में और आपराधिक धमकी के मामलों में मामले देखे गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भी जो मामले दर्ज किए गए हैं वो लगभग 8,272 हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9.3% की वृद्धि को दर्शाते हैं। हालांकि राजद्रोह के जो मामले हैं वह घटे हैं, जो 93 से घटकर 73 हुए हैं, जिसमें मणिपुर, असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और कश्मीर में मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट के माध्यम से कुल मिलाकर लगभग 66 लाख संज्ञेय अपराधों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें ज्यादातर मामले भारतीय दंड संहिता आदि से संबंधित हैं। इसके तहत प्रति लाख आबादी पर जो अपराध दर है इसको भी दर्शाया गया है, जो 2019 की तुलना में बढ़कर 487 हुई है और इसके दौरान आईपीसी के तहत मामलों के पंजीकरण में लगभग 32% की वृद्धि देखी गई है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि चूंकि देश पिछले साल 25 मार्च से 31 मई तक कोविड-19 की पहली लहर के दौरान पूर्ण तालाबंदी के अधीन था, इसी के चलते महिला, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों आदि में कमी दर्ज की गई है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में पॉलिटी और आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जिसे अंग्रेजी में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कहा जाता है, उस पर संसदीय समिति के द्वारा फिर से विचार प्रारंभ कर दिया गया है। आपको ये जानना है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को 2019 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, हालांकि बाद में इसको संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया था।
हालांकि अभी भी इस संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा पूर्ण रूप से अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और अब फिर से इस पर विचार प्रारंभ किया गया है, जिससे भविष्य में इसका अंतिम ड्राफ्ट सामने आ सकता है। बिल के माध्यम से पर्सनल डेटा को इकट्ठा किए जाने, स्टोरेज किए जाने और संस्कृत किए जाने के संदर्भ में व्यापक गाइडलाइंस जारी किया जाना संभावित है, जिसमें व्यक्ति की सहमति नियमों का पालन न किए जाने की स्थिति में लगने वाले जुर्माने और मुआवजे का भी प्रावधान किया जाना है। इसके माध्यम से संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को निर्धारित किया जाएगा, जिसमें पासवर्ड शामिल हो सकता है, वित्तीय जानकारी शामिल हो सकती है, बायोमेट्रिक डेटा शामिल हो सकता है, स्वास्थ्य डेटा शामिल हो सकता है और ऐसा अन्य प्रकार का डेटा शामिल हो सकता है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार के संवेदनशील पर्सनल डेटा को व्यक्ति की स्पष्ट सहमति से ही प्रसंस्कृत किया जाना संभव होगा, जिसमें जो व्यक्ति द्वारा सहमति दी जाएगी वह सूचित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और विशिष्ट होनी चाहिए। बिल के द्वारा एक डेटा संरक्षण प्राधिकारी की भी नियुक्ति की जानी संभावित है, ताकि डेटा का दुरुपयोग नहीं किया जा सके। हालांकि इसके संदर्भ में अभी भी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, जिसे भविष्य में लिए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह मुख्य रूप से संबंधित है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शुरू की गई एक नवीन त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के बारे में, जिसे आप ऑकस सिक्योरिटी ग्रुपिंग के रूप में जान सकते हैं। हाल ही में हम ये लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य देशों के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता का सामना किया जा रहा है और इसके जवाब में ही ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अपने साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका भी इस क्षेत्र की क्षमता को देखते हुए अपना ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर रहा है और वह इसके संदर्भ में अनेक देशों के साथ सहयोग को बढ़ा रहा है। इसके लिए आप जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस जैसे एशिया के देशों का उदाहरण दे सकते हैं और साथ ही साथ भारत और वियतनाम देशों के साथ भी सहयोग को बढ़ाया गया है। इसमें आप क्वाड का भी उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें अब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी रुचि दिखाई गई है। इस प्रकार की सिक्योरिटी ग्रुपिंग के माध्यम से मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने में 18 महीने का त्रिपक्षीय प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो परमाणु संचालित पनडुब्बियां होती हैं वह लंबी अवधि के लिए तैनात की जा सकती हैं, उन्हें बार बार सतह पर आने की आवश्यकता नहीं होती है और वो पारंपरिक डीजल पनडुब्बियों की तुलना में ज्यादा लंबी दूरी तय कर सकती हैं। इस साझेदारी के माध्यम से तीनों देश कुछ नवीन तकनीकों पर भी कार्य करना चाहते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ ही अंडर सी कैपेबिलिटीज यानी समुद्र के भीतर की क्षमताओं को भी बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जाना संभावित है। इस त्रिपक्षीय समूह के माध्यम से सुरक्षा को केंद्रीकृत किया गया है, जिसके तहत यह क्वाड जैसी व्यवस्थाओं से अलग होने जा रहा है। अमेरिका ने घोषणा की है कि नई साझेदारी का उद्देश्य रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना है, अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को बनाना है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, एजीआर पर केंद्र सरकार के हालिया फैसले की पृष्ठभूमि में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े एजीआर के मुद्दे की विवेचना करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान चीनी नेतृत्व के लिए 21वीं सदी को अकेले चीन का ही होना तय है, यह भारत हेतु किन विकल्पों को छोड़ता है, मूल्यांकन करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप एजीआर का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप एजीआर से जुड़े केंद्र सरकार के हालिया फैसले की व्याख्या करेंगे और एजीआर विवाद को पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट करेंगे। इसमें आप टेलीकॉम सेक्टर, सरकार और न्यायालय की भूमिका को भी स्पष्ट करेंगे और अंत में विवादों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को देंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप हालिया भारत चीन विवाद का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत के संदर्भ में चीन द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों की व्याख्या करेंगे और भारत द्वारा इसके संदर्भ में किए गए प्रतिकार उपायों को भी स्पष्ट करेंगे। फिर आप भारत के समक्ष भविष्य में उपलब्ध विकल्पों की चर्चा करेंगे और इसके संदर्भ में उपयुक्त
उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।